Welcome you all in the chemistry tips and tricks के लिए। So now आज का जो हमारा ये वेबिनार है, हमारा लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एचएससी बोर्ड, जिसको आप लोग मॉडरेटर लेक्चर भी कह सकते हैं। आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करेंगे। So let us not waste time and let us start. So the first thing that we are going to discuss is there on the screen. ये आपका पूरा चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैप्टर्स, मार्क्स विद ऑप्शन, मार्क्स विदाउट ऑप्शन। ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो पूरे 16 चैप्टर्स हैं उनको 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपके टोटल 6 चैप्टर्स आते हैं। पहले 5 चैप्टर आते थे। इस साल आयनिक इक्विलिब्रिया को 12th स्टैंडर्ड में लाया गया है। पहले आयनिक इक्विलिब्रिया जो था वो 11th स्टैंडर्ड के अंदर आता था। सो यू हैव सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल भी आते हैं, क्योंकि एक ही पूरे केमिस्ट्री के अंदर एक ही सेक्शन है जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। आपका मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड मार्क्स विद ऑप्शन वहां पर आपको दिया हुआ है, यानी टोटल फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स का है विद और विदाउट, अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपका पी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक। पहले इस चैप्टर का नाम। ओके, सो यहाँ पर आपका सेकेंड है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो वहां पे डीएनएफ ब्लॉक, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन कम्स अंडर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में देयर आर 3 चैप्टर्स, बट आपका जो ये पी ब्लॉक है उसके आगे थोड़ा सा एक मेटलर्जी, प्योरिफिकेशन का पार्ट, जो फर्नेस वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा वहां पर आई थिंक इट इज इन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर डाला हुआ। तो वो भी चैप्टर पहले सेपरेट हुआ करता था, जिसके अंदर आप वेरियस टाइप ऑफ फर्नेसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ओर्स, मिनरल्स के बारे में पढ़ते थे। नाउ दैट इज बीन मर्ज इन विद इन वन ऑफ द चैप्टर। सो देयर आर ओनली 3 चैप्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर उनके हिसाब से देयर आर 4 मेजर चैप्टर्स, देयर आर 2 सेक्शंस, but let me tell you there is a deleted portion as well. So now coming back to the organic chemistry, अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको वैसे तो 4 ही चैप्टर दिख रहे हैं। एचडीए हम पूरा सेक्शन वाइज पूरा डिटेल में आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यू हैव एचडीए, यू हैव अल्कोहल, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। ये आपके 4 चैप्टर हैं। बट मेरे हिसाब से बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर जो है दैट शुड ऑल्सो कम इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में हमारे पास एक ही चैप्टर होना चाहिए था, दैट शुड बी द ग्रीन केमिस्ट्री, क्योंकि बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर दो इट इज एप्लीकेशन बेस्ड, बट ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक का भी एक सेक्शन होगा या उसका एक मार्किंग स्कीम होगा, तो दैट विल ऑल्सो सी। सो नाउ अगर आप एचएससी बोर्ड के जो मार्किंग स्कीम पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लोग शायद इसको देख नहीं रहे हैं। पिछले 2 साल से एचएससी बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पेपर को पूछने का तरीका चेंज कर दिया। ज्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से आने वाला मतलब अगर हम कुछ क्वेश्चंस को रट्टा मार लेंगे या टेक्स्ट बुक बैक के क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारा 100% मार्क्स आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के मतलब टेक्स्ट बुक के इंटीरियर से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि अब जो है आपका वेटेज जो है ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी नॉलेज बेस्ड, मतलब कोई आपको रट्टा मारने वाली चीज हुई, कोई आईयूपीएससी के रूल्स हुए, या किसी एंजाइम का नाम हुआ, या ये अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो पॉलीमर का नाम हुआ, पॉलीमर के यूजेस हुए, किसी फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड एंगल हुआ, हाइब्रिडेशन हुआ, ये नॉलेज बेस्ड हुआ, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन था। जैसे कोई लेट्स से बीएचटी बीएचए हुआ, या कोई भी एक बायोमोलिक्यूल का लेट्स से सुक्रोज का स्ट्रक्चर हुआ, तो दीज आर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। वो 29 मार्क्स यानी कि 30% नॉलेज बेस्ड आएगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब जो आप अपने खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हो, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है और अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऐसा पेपर आउट ऑफ 98 विथ ऑप्शन 41 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहां पर आपके 10th स्टैंडर्ड के जैसा रूल नहीं है कि आप अगर टेक्स्ट बुक का वर्ड टू वर्ड लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं होता। इवन इफ यू राइट इन योर ओन वर्ड्स, इफ द साइंटिफिक मीनिंग इज कन्वेड, आपको पूरा मार्क्स यहाँ पर मिलता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। तो ये एक पार्ट है। लास्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो होगा आपका एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड। डिफिकल्ट इसलिए
क्योंकि आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्टेड फॉर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। शायद मान लो आपके टेक्स्ट बुक में इथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल हो, उसको मॉडिफाई करके वो साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल पूछ सकते हैं, जस्ट अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल। तो जिसके अंदर जिसने पूरे उस मैकेनिज्म को या उस रिएक्शन को या उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, वो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली क्रैक करते हैं। डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं होता है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा 28 मार्क्स मतलब ऑलमोस्ट 28% का ही आएगा। तो नॉलेज बेस्ड 30%, अंडरस्टैंडिंग 48 एंड एप्लीकेशन बेस्ड 20। एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अगर आप इन दोनों का टोटल करो तो 70 मार्क पेपर आपका अंडरस्टैंडिंग और उसके एप्लीकेशन पे आने वाला है। रोट लर्निंग वाला बहुत ही कम आता है, विच इज 30%। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इसके अंदर क्लियरली मेंशन है, ये पूरा बोर्ड का ही प्रेजेंटेशन में आप सबको बता रहा हूं। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल वाइज इजी जो क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 98, 29 मार्क्स के इजी क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 30% वेटेज हुआ। एवरेज मतलब जो आप इजीली उसको क्रैक कर सको ऐसे क्वेश्चन 49 मार्क्स के आते हैं, मतलब उसका वेटेज हुआ 50%। डिफिकल्ट क्वेश्चन का वैसे भी रेशियो थोड़ा सा कम है, विच इज ओनली एंड ओनली 20 मार्क्स, विच इज 20%। तो स्टूडेंट नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इजी और एवरेज पेपर बहुत ज्यादा आने वाला है, डिफिकल्ट पेपर थोड़ा सा कम आता है। और वैसे अगर आप थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करो तो हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में किसी को डिफिकल्ट कहना ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इट इज इजीली, आई थिंक क्वाइट इजीली पॉसिबल। तो ये वो आपका नॉलेज बेस्ड एंड डिफिकल्टी लेवल वाइज जो बाइफर्केशन बोर्ड्स की तरफ से हमको मिला है वो। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री का बोर्ड पेपर पैटर्न, I will not waste more of the time on this, or rather I will not use more of the time on this, because this is something that you already given in the prelim. आपने प्रीलिम 1 में दिया होगा या प्रीलिम 2 में आप और भी इसको यूज करने वाले हो। तो आपका पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, बट इन केमिस्ट्री एवरी सेक्शन हैज अ डेफिनेट वेटेज ऑफ न्यूमेरिकल। एंड व्हेन आई से न्यूमेरिकल, देयर आर ओनली 6 चैप्टर जिसके अंदर से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और वो 6 के 6 चैप्टर ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे। एग्जाम्पल आपका सेक्शन ए जो कि होते हैं आपके 10 आपके एमसीक्यूज, और उसके अंदर 8 होंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर। तो आउट ऑफ 10 एमसीक्यू यू कैन एक्सपेक्ट 2 न्यूमेरिकल्स इन दैट, बट ऑफ कोर्स दोस न्यूमेरिकल्स विल बी वेरी इजी, क्योंकि 1 मार्क का वेटेज है तो उनको क्रैक कर पाना विल बी क्वाइट इजीली पॉसिबल, बट 2 न्यूमेरिकल आपको वहां पर आएंगे। सेक्शन 2 यानी कि 1 मार्क वाले जो 8 क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल आएगा। आप न्यूमेरिकल का वेट भी गिन सकते हो, ऑलरेडी 3 मार्क हो गया। सेक्शन बी अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, जो 16 मार्क का आपका पूरा सेक्शन होता है, 8 आउट ऑफ 12 शॉर्ट आंसर, उसके अंदर 2 न्यूमेरिकल, मतलब 2 इंटू 2 4 मार्क का न्यूमेरिकल वहां पर आएगा। टोटल 7 मार्क के न्यूमेरिकल हो गए। सेक्शन सी में टोटल होते हैं अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12 3 मार्क क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर 2 न्यूमेरिकल आएंगे, मतलब 3 इंटू 2 6। तो अभी तक अपना टोटल कितना हुआ था बोलिए? पहले आपके सेक्शन 1 में कितना हुआ था? सेक्शन ए में 3 मार्क, सेक्शन बी में कितना हुआ था हमारा? 4 मार्क्स, मतलब 7। और यहां पर हमारा कितना हुआ है अभी? 7 + 6 13 मार्क आपका न्यूमेरिकल हुआ। प्लस अगर आप लास्ट देखेंगे सेक्शन डी के 4 में से, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, उन 5 में से किसी 2 क्वेश्चन में एक या किसी एक क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल आएगा ओनली ऑफ 2 मार्क्स। तो 13 + 2 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर मैं इसको इस तरह से ना देखूं, पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से देखूं, तो पेपर 1 आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री है। 35 मार्क का जो पेपर 1 होता है उसमें 15 मार्क के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। सो न्यूमेरिकल्स का इंपॉर्टेंस फॉर पेपर 1 इट्स वेरी वेरी हाई, और इसी डिफाइंड पैटर्न में आपको न्यूमेरिकल आएंगे। जीरो प्रीलिम में शायद ये फॉलो नहीं होगा क्योंकि वो 35 मार्क्स का होता है, बट 70 मार्क का जब आपका एग्जाम होगा इसी तरह से आपके न्यूमेरिकल का भी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। सो स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंस यहां से समझ में आने लगेगा। नीचे नोट लिखा हुआ है, द मैक्सिमम न्यूमेरिकल दैट कैन बी आस्क्ड इन केमिस्ट्री आर ऑफ 15 मार्क्स इन ईच सेक्शन, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री 2 में देयर आर नो न्यूमेरिकल्स। तो उतने मार्क्स के आपके रिएक्शंस या डायग्राम्स या स्ट्रक्चर वगैरह। या द नेक्स्ट इज एचएससी बोर्ड का डिलीटेड पोर्शन। इसके ऊपर वापस ज्यादा समय यूज करके कोई लॉजिक नहीं है। आप देख सकते हो 16 चैप्टर और ये पूरा पीडीएफ फाइल, सॉलिड स्टेट में क्या डिलीटेड है, सोल्यूशन में क्या, एवरी चैप्टर इज बीन गिवन विद अ डिलीटेड पोर्शन। जो यहाँ पर दिया है वो डिलीटेड पोर्शन है। बता दूं, डिलीटेड से याद आया, सीईटी के अंदर डिलीटेड पोर्शन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, कंफर्म हो गया है। बट ये डिलीटेड पोर्शन सिर्फ एचएससी बोर्ड और सीईटी के लिए वैलिड है। बट ये डिलीटेड पोर्शन जेडब्ल्यू में
नहीं है, मतलब वो यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं है। जेडब्ल्यू में पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को आने वाला है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सेकेंडली, जेडब्ल्यू ने एनटीए ने कल या परसों एक एनटीए ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसके चलते मैं जस्ट हम लोग मिले हैं तो बता रहा हूँ, ऐसे ओपन हाउस में भी बोलने वाला हूँ कि आप लोगों को उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर किसी को एनआईटी में जाना है या ट्रिपल आईआईटी में जाना है, उन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब रूल आउट हो चुका है। मतलब अगर आप एचएससी बोर्ड में पास भी हो जाते हैं तो भी आप एनआईटी आईआईटी में अप्लाई कर सकते हैं। मिलेगा कि नहीं, ऑफकोर्स वो तो आपके परसेंटाइल के रेट आपका जो रैंक आएगा, जो आपका कट ऑफ होगा, उसके हिसाब से आपको वो दिया जाएगा। सो प्लीज वाइल स्टडिंग बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप एचएससी बोर्ड, ओनली एचएससी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये डिलीटेड पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। सो नाउ द फर्स्ट अप्रोच इज सेक्शन वाइज अप्रोच। अब यहां से हमारा एक्चुअल डिस्कशन शुरू होता है। केमिस्ट्री को लेकर के स्टूडेंट्स ने हमें बहुत सारे डाउट पूछे कि सर मैं केमिस्ट्री को किस तरह से पढूं। अभी मेरा अगर मान लीजिए प्रिपरेशन 80% हुआ है, किसी का 70 हुआ है, किसी का 50, किसी का 20, तो वो स्टूडेंट अपने आप को इस जो अभी हम लोग प्लानिंग बताने जा रहे हैं उसमें जो उसको बेस्ट सूटेबल प्लानिंग लगता है उसके हिसाब से चले। मेरा आज का पहला अप्रोच होने वाला है सेक्शन वाइज, क्योंकि आई फर्मली बिलीव केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट जहां पर यू शुड स्टडी द रिलेटिव चैप्टर्स टुगेदर। एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एचडीए कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी अल्कोहल फिनॉल का थोड़ा सा पार्ट कर दिया है। अगर आप अल्कोहल फिनॉल कर रहे हैं तो आपने अल्डिहाइड कीटोन का थोड़ा सा पार्ट ऑलरेडी कर दिया है। स्टडिंग ऑल दोस ग्रुप्स टुगेदर, ऑल दोस ऑर्गेनिक चैप्टर टुगेदर, आपका समय भी कम लगता है, स्कोरिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और बहुत बार एक क्वेश्चन को एक चैप्टर के अंदर प्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्काइल हैलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद एक्वियस KOH दे विल गिव यू अल्कोहल। अब ये क्वेश्चन दोनों चैप्टर में आएगा, एचडीए के रिएक्शंस में और अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। तो इस क्वेश्चन को आप स्ट्रांगली नहीं बोल सकते कि एचडीए का ही है या अल्कोहल फिनॉल का है, ये दोनों के अंदर आ सकता है। इसका मतलब अगर आपको एक सेक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप आने वाले समय में पहले अपने स्ट्रेंथ को परखे। अगर आपको लगता है कि आई एम वेरी स्ट्रांग इन वन ऑफ द सेक्शन, देन द आइडिया इज अगर आप उस सेक्शन को 100% कंप्लीट कर देते हैं तो स्कोरिंग करने का चांस, प्रोबेबिलिटी आप लोगों का बढ़ सकता है। एग्जाम्पल, let me talk about the first section. According to the branches of chemistry, there are 3 sections in your syllabus: physical, inorganic and organic. ऑर्गेनिक में ही हम अप्लाइड केमिस्ट्री को डाल देंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 6 चैप्टर्स विथ मार्क्स, विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन मार्क्स आपके सामने हैं। सॉलिड स्टेट 3 मार्क का आपको कंपलसरी आएगा, 5 मार्क का आएगा विथ ऑप्शन। सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 मार्क एंड 6 मार्क। आयनिक यूटिलिटी 4, 6, थर्मोडायनेमिक्स 6, 8। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा वेटेज किसी चैप्टर को है तो वो 2 चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टू बी वेरी स्पेसिफिक, थर्मो को सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज है, विथ ऑप्शन इट इज 8 मार्क्स एंड विदाउट ऑप्शन इट इज 6 मार्क्स। तो चलो 2 मिनट के लिए विदाउट ऑप्शन भूल जाते हैं। तो कंपलसरी इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो यहाँ पर 26 मार्क का आउट ऑफ 70 26 मार्क का फिजिकल केमिस्ट्री आता है। प्लस एक और एडवांटेज बता दूं, ये 26 क्वेश्चन में से थोड़ी देर पहले हम याद करो, ये 20 ऑफ कोर्स वो विथ ऑप्शन में से आता होगा, तो 38 मार्क का जो फिजिकल केमिस्ट्री आपको आता है विथ ऑप्शन, उस 38 में से 15 मार्क के तो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, जो मैंने आपको पेपर पैटर्न में बताया। 38 में से 15, विच इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री इज न्यूमेरिकल बेस्ड। इसके अंदर थियरी क्वेश्चन थोड़े कम आएंगे। तो आपको याद रखना है, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो और न्यूमेरिकल छोड़ने के बारे में सोच रहे हो तो दैट कुड बी अ डेंजरस डिसीजन। तो आप सबको ध्यान रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज क्या है। अब एक स्टूडेंट है जिसको पता चला कि आई एम नॉट सो गुड इन ऑर्गेनिक, उसको पता चला अगर वो ऑर्गेनिक करता भी रहेगा, इनऑर्गेनिक करता भी रहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला रिक्वेस्ट, इफ यू आर कंफर्टेबल इन फिजिकल केमिस्ट्री, see to it that you complete physical chemistry and with mark without जो with option वाले जो मार्क्स हैं 38 मार्क्स, एटलीस्ट उतने मार्क्स को अपने पॉकेट में डालने की पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि तीनों सेक्शन में से ये सेक्शन, ये पार्ट केमिस्ट्री का आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है।
उसके अंदर आपको बैंग ऑन मेहनत करना है। एग्जाम्पल लेट्स से मैं आपको एक अच्छा प्लानिंग और एक बुरा, लेट्स से एक स्टूडेंट ए है जिसको पता है वो सब कुछ ही करने वाला है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट एक स्टूडेंट जिसको मालूम है सर अभी मेरे पास बहुत कम समय है, आई एम गुड एट फिजिकल, अभी से मैं शुरू भी करूंगा तो मैं बहुत लिमिटेड कर पाऊंगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग, अगर आपको लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा मार्क्स अगर आप अभी से समय दो न्यूमेरिकल डेरिवेशन, क्योंकि आप ऑलरेडी आप बोल रहे हो यू आर गुड इन दैट, देन प्लीज सी टू इट कि एटलीस्ट इसका विथ ऑप्शन पूरा आप अपियर करो और 38 मार्क्स डाल दो। 38 यहां से आएगा प्लस 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल्स होता है। 30 में से चलो मान के चलते आपको 25 आया, 38 में से आपको 35 आया, तो 35 प्लस 25 तो भी आपको 60 मार्क्स आराम से केमिस्ट्री में आएंगे जस्ट बाय स्टडिंग वन सेक्शन। बट ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूं वो एक ही चीज पे ये पूरा सब कुछ अप्लाइड है, वो ये है कि जो सेक्शन आप कर रहे हो वो आप 100% कर रहे हो। सॉलिड स्टेट थोड़ा किया, सोल्यूशन थोड़ा किया, थोड़ा छोड़ा, आयनिक थोड़ा किया, थोड़ा छोड़ा, और जो आपने छोड़ा उसी से न्यूमेरिकल आया, जो आपने छोड़ा वहीं से थियरी आया, डेरिवेशन आया, देन दिस प्लानिंग डज नॉट वर्क। जो भी प्लानिंग में कह रहा हूं, इफ यू आर डूइंग दैट सेक्शन 100%, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी चैप्टर्स के अंदर लिमिटेड डाल रहे हो और उसमें भी आप जो कर रहे हो उसमें भी गैप रखोगे, सो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़े डिटेल में चलते हैं। व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर द स्टूडेंट फॉर स्टडिंग फिजिकल केमिस्ट्री? एक स्टूडेंट को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितने फॉर्मूलाज हैं। इसके अंदर हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में डिलीटेड पोर्शन निकालने के बाद हमारे पास कितने सॉल्व्ड न्यूमेरिकल हैं और हमारे पास कितने टोटल अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ये पता करने के बाद उसको स्टडी करने का मेरा प्लान क्या होना चाहिए। अभी फिलहाल मैं सिर्फ अपने आप को फिजिकल केमिस्ट्री से रिस्ट्रिक्ट रख रहा हूं। सो आप ये वर्क करो या नहीं करो, आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क। आपके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में आफ्टर रिमूविंग द डिलीटेड पोर्शन देयर आर ओनली 7 फॉर्मूले। Ionic equilibria, there are 10 formulae. Solutions and colligative property, there are 10 formulae. Chemical thermodynamics 10 formulae. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 10 और केमिकल काइनेटिक्स में 7। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के सब डिलीटेड पोर्शन हटाने के बाद सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूला का टोटल करता हूं तो टोटल फॉर्मूला 54। स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे पता है कि मेरा अगर ये 54 फॉर्मूले अच्छे से हो जाते हैं, मैं इसको बहुत ढंग से कर लेता हूं, तो मेरे 15 मार्क के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को मैं अच्छे से सॉल्व कर सकता हूं। तो 54 फॉर्मूला लर्न करके अगर 15 मार्क मिल रहा हो तो मुझे लगता है दैट्स अ गुड डील, यू ऑल शुड गो अहेड विद दिस। अब लोग सर लेकिन ये फॉर्मूला हम करें कैसे? वैसे मैं एंड में बताने वाला हूं, बट बता दूं स्टूडेंट्स, आपको कोई एक दिन फिक्स करना पड़ेगा जहां पर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन का फॉर्मूला लिखना शुरू रखेंगे। एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने मंडे डिसाइड किया आई विल राइट फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स 1, ट्यूसडे फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स 2, वेडनेसडे फॉर्मूला ऑफ मैथ्स 1, मैथ्स 2, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2 में फॉर्मूला नहीं है, अगेन स्टार्ट विद फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, केमिस्ट्री 1। उस तरह से आपको रोज रात को सोने से पहले एक पेपर का फिजिक्स 1 2 केमिस्ट्री 1 2 अलग करके उनका फॉर्मूला लिस्ट, मैथ्स 1 2 अलग करके इसका फॉर्मूला लिस्ट रात को सोने से पहले एक बार लिख के एज अ कंपलसरी जॉब ये करके सोना है। तो सोचो एक वीक में करीबन 2 वीक में आप 3 बार फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं। 14 दिन में आपके फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 मैथ्स 1 मैथ्स 2 एंड केमिस्ट्री 1 के फॉर्मूला रिवाइज हो सकते हैं मिनिमम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इन 2 वीक्स। और अभी भी आपके बोर्ड एग्जाम को अगर आप आज से भी काउंट करते हो तो फरवरी के 3 वीक, मार्च के 4 वीक और अप्रैल का एक आध वीक आप पकड़ सकते हो, तो आपके पास 7 वीक अवेलेबल है। तो मिनिमम आपका फॉर्मूला 10 से 12 बार लिख के प्रैक्टिस हो जाएगा। आफ्टर दैट उस फॉर्मूला को भूलने का कोई स्कोप ही नहीं, कोई चांस ही नहीं कि उस फॉर्मूला को आप भूलोगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है तो ये जो भी फॉर्मूला लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं वो फॉर्मूला लिस्ट आपको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जब फॉर्मूला होने से मार्क्स थोड़ी आएगा, मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल आफ्टर रिमूविंग द डिलीटेड पोर्शन सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स कितने हैं। तो वो टेबल भी मैंने आपके लिए बना करके रेडी रखा है। 15 मार्क के लिए इतना मेहनत करना कि नहीं करना आपकी चॉइस है, बट गिवन अ चॉइस, अगर मुझे कोई बोल दे कि 54 फॉर्मूला करके और ये 121 न्यूमेरिकल करके गारंटीड 15 मार्क्स आने वाले हैं,
तो मैं तो करता हूं। लेट्स काउंट। सॉलिड स्टेट के अंदर आपके पास टोटल टेक्स्ट बुक के अंदर जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो 6 हैं, अनसॉल्व ऑन द सेम लेवल आर 14। सोल्यूशन कॉलिगेटिव में 9 + 6, आयनिक न्यूक्लियर में 13 + 5, देखो उधर अनसॉल्व सिर्फ 5 ही है, सॉल्व 13 है। थर्मोडायनेमिक में 15 + 14 29, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स अगर किसी चैप्टर में है तो वो है थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12 + 8 इट इज 20, केमिकल काइनेटिक्स 10 + 9 इट इज 19, 121 total numericals। and सीधी बात है, whenever you are writing numericals in the board examination, the way of writing the numerical is very much sure, data लिखना है, formula लिखना है, I will show you that representation which is compulsory, but जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तब वो कंपलसरी नहीं है। एग्जाम्पल मैंने ठान लिया है कि भाई 15 मार्क का न्यूमेरिकल मुझे छोड़ना नहीं है, जो अभी तक बोर्ड के न्यूमेरिकल आए हैं उसका पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल के बराबर ही होता है। ज्यादा से ज्यादा अगर वो कुछ मैक्सिमम चेंजेस करते हैं तो वो ये करते हैं कि नंबर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं, बट फॉर्मेटिंग एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। तो ऐसे केस में अगर मुझे 121 टोटल न्यूमेरिकल्स करने हैं और अगर मैं मान लेता हूं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देखते हुए आराम से लिखते हुए हाईएस्ट नंबर ऑफ मिनट दैट आई शुड स्पेंड इज 10 मिनट्स, तो 10 मिनट में एक न्यूमेरिकल होता है ऑन एन एवरेज। किसी को 15 लगेगा तो किसी को 5 मिनट भी लगेगा। तो 121 इंटू 10 या लेट्स से 120 इंटू 10, 1200 मिनट अगर मैं अपने लाइफ के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को दे देता हूं, 1200 मिनट्स डिवाइड बाय 60 मतलब 20 आवर्स, 20 घंटे अगर आप ये न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो आपके 15 मार्क विच फॉर्मूला लिस्ट, वो 15 मार्क आपके पॉकेट में चले जाएंगे। तो 20 घंटे एक ही दिन में नहीं खत्म करने, ऑफ कोर्स ये 20 आवर्स को आप 2 आवर्स के 10 दिन के स्पैन में डिवाइड कर दो, रोज थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल करो। बट देन if given a choice to me कि by spending 20 hours somebody can give me a promise कि 15 marks are guaranteed, I think students this is the doable deal। ये डील आपको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि इसके ज्यादा ना न्यूमेरिकल है ना इससे ज्यादा न्यूमेरिकल में वो ट्विस्ट डाल सकते हैं। worst scenario what they can do, they can change the value but the formatting of the question will remain as per the government textbook। so this is the bifurcation of your total number of formulas available जो आप देख सकते हो। हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉर्मूले आपके 4 चैप्टर में, आयनिक, सॉल्यूशन, थर्मो एंड इलेक्ट्रो। हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके एक चैप्टर में दैट इज थर्मो, नंबर 2 पे आयनिक एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेम लेवल पे आता है, बट सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में होने वाले। तो इस चैप्टर को ऑप्शन में डालने का सवाल ही नहीं आता अगर आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो। और जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 38 मार्क्स का अगर मेरा टोटल फिजिकल केमिस्ट्री है और 15 आउट ऑफ 38 100% न्यूमेरिकल्स है मेरे भाई, तो 40% तो फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल हो गया। अभी तो मैं डेरिवेशन नहीं गिन रहा हूं, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल मिलाओगे ना तो करीबन 60% फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो जाता है। यहां पर से थियरी आने का चांस थोड़ा सा कम होता है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फॉर्मुलाज एंड दिस इज द indicating the total number now should be your approach। so coming back to the point कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप कर सकते हो। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स सोच सोच के लिखे हैं, ये एग्जाम में जाने के बाद आप बहुत सारी मिस्टेक करते हो, उसके चलते ये प्रॉब्लम होता है। नंबर 1, स्टडी ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ लॉज एंड डेफिनेशंस। आपके सिलेबस में बहुत ही लिमिटेड लॉज, बहुत ही लिमिटेड फिजिकल केमिस्ट्री की बात चल रही है, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, लॉज हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। नंबर 2, राइट एंड प्रैक्टिस ऑल द डेरिवेशन। उसका कोई आपके पास दूसरा चॉइस ही नहीं है, लिख के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मेक द हैबिट ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला लिस्ट एवरी डे, इफ नॉट एवरी डे देन ऑन अ रेगुलर बेसिस। करना रोज पड़ेगा, बट एक दिन अगर मान लो आपने फिजिकल केमिस्ट्री किया, एक दिन फिजिक्स किया, ओके मुझे मालूम है कि आपको बाकी सब सब्जेक्ट भी आने वाले हैं, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि रोज रात को सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिख के ही सो। हाँ, बट आप डे डिसाइड कर लो कि मंडे मेरा फिजिक्स 1 का फॉर्मूला डे है, ट्यूसडे मेरा फिजिक्स 2 है, वेडनेसडे मेरा मैथ्स 1 है, फिर मेरा मैथ्स 2 है, फिर मान लो मेरा जो थर्सडे या फ्राइडे जो भी आ रहा है दैट इज माय केमिस्ट्री 1। तो वो आपको केमिस्ट्री 1 के फॉर्मूला लिखने हैं, फॉर्मूला बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको सोने जाना है। जितने भी हमारे पास सॉल्व एंड अनसॉल्व, ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ स्टूडेंट,
ये जो न्यूमेरिकल्स होता है इट्स एज गुड एज पेपर लीक हो जाना, दिस इज एज गुड एज पेपर लीक हो जाना। आप खुद बोल सकते हो यस, आपका 15 मार्क का बोर्ड का पेपर ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस, उतने 121 न्यूमेरिकल में से ही घुमा फिरा के आएगा। वर्स्ट सिचुएशन जो आपके साथ होने वाला है वो थोड़े से नंबर वो लोग चेंज करेंगे। तो वो सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल मुझे पता ही है कि इतने में से आने वाला है और फिर भी मैं उसको नहीं कर रहा हूं, तो शायद ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो सॉल्व एंड अनसॉल्व न्यूमेरिकल ऑफ जीटीबी आर वेरी लिमिटेड, यू शुड डू इट। अब जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो या कोई आप फिजिकल क्वांटिटी लिखते हो, तो दीज आर अ वेरी कॉमन मिस्टेक्स दैट वी हैव फाउंड। बहुत बार हमने स्टूडेंट को सुना है, वो ये बोलते हैं सर मैंने पता नहीं पूरा पेपर लिखा लेकिन मेरे को मार्क्स बहुत कम आए। तो आपका पूरा पेपर लिखने का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आप बोलते हो मैंने पूरा पेपर लिखा। बट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब पूरा पेपर लिखा नहीं, पूरा पेपर करेक्ट तरीके से लिखा कि नहीं। मान लो आपने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया बट आंसर में यूनिट नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी है और उसका सिंबल नहीं है। जरूरत पड़ने पर जहां पे सिंबल यूज होता है, जैसे आपको अगर लेट से कि कोई भी फिजिकल, लेट से आप ओम का सिंबल ले लो, आपको रेजिस्टेंस का सिंबल ले लो, तो जो भी सिंबल है वो सिंबल अगर आप बताना भूल जाते हो तो बिना सिंबल के इन फ्यू क्वेश्चंस वो फिजिकल क्वांटिटी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। फॉर यू यू अटेम्प्टेड 3 मार्क क्वेश्चन, बट फॉर अ मॉडरेटर यू अटेम्प्टेड क्वेश्चन ओनली ऑफ 2 मार्क्स, क्योंकि आपने या तो सिंबल गलत लिखा है या तो यूनिट, यहां पर मार्क्स डिडक्ट होने का पूरा चांस है। बहुत सारी जगह पर यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम होता है। आप लोग जूल याद रख के गए थे और एग्जाम में जो एनर्जी आया वो कैलोरी में आ गया, या आप कैलोरी याद रख के गए थे और कन्वर्जन जूल में आया। तो अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो जितने भी कन्वर्जन फैक्टर्स हैं वो भी अच्छे से कर लो। प्रैक्टिस द डायग्राम विद प्रॉपर लेबलिंग। आप लोग सर केमिस्ट्री में डायग्राम है, तो लेट मी टेल यू ऑल योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो सेल्स हैं, एग्जांपल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, आपका फ्यूएल सेल है वो डिलीट नहीं हुआ है, आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड है। ये डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हो इट इज कंपलसरी कि डायग्राम ड्रॉ करने के बाद देयर हैज टू बी अ प्रॉपर लेबलिंग। डायग्राम करेक्ट है बट लेबलिंग अगर करेक्ट नहीं है तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। लेट मी गिव एन एग्जांपल, इफ देयर इज अ डायग्राम फॉर 2 मार्क्स, अ सेपरेट क्वेश्चन डायग्राम फॉर 2 मार्क्स, so drawing the diagram it's very similar to biology, drawing the diagram, a proper diagram, not 3D diagram, 2D with a pencil only, ऐसा कोई 3D इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करने का जो आपको मार्क्स मिलता है वो आपके मार्क्स होंगे कितने मालूम है? हाफ, अगर वो 2 मार्क का है। बट अगर आप उसके अंदर 4 प्रॉपर लेबलिंग कर लेते हो, करेक्ट डायग्राम विथ मिनिमम 4 करेक्ट लेबलिंग विल गिव यू 2 मार्क्स। मान लो मैंने डायग्राम पूरा ड्रॉ किया, लेबलिंग नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे? डायग्राम तो पूरा राइट था तो मिनिमम 1 तो मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। रिवर्स, मान लो आपने चारों लेबलिंग करेक्ट किया, चारों लेबलिंग करेक्ट किया बट आपका डायग्राम साइंटिफिकली इनकरेक्ट था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। साइंटिफिकली इनकरेक्ट, कुछ गलती कर दी डायग्राम के प्रपोर्शन में, इसमें उसमें कुछ आपने गलती कर दिया, तो अगर डायग्राम करेक्ट नहीं है, लेबलिंग करेक्ट है, तो आपको 0 मिलेगा क्योंकि आपका डायग्राम एकदम इनकम्प्लीट है। एग्जाम्पल, आई कैन नॉट डू अ लेबलिंग ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड इनटू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मेरा डायग्राम ही गलत है ना, मैं लेबलिंग सही कर रहा हूं बट गलत चीज का लेबलिंग कर रहा हूं। सो आपको लेबलिंग का मार्क्स मिलने के लिए पहले डायग्राम के मार्क्स मिलने चाहिए। लास्ट वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंदर ग्राफ है, SN1 SN2 में ग्राफ है। बहुत बार मतलब बहुत बार हमने ये देखा है कि स्टूडेंट पूरा ग्राफ ड्रॉ करता है, कर्वेचर भी एकदम परफेक्ट बताता है, बट वो मेजर मिस्टेक करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, वो एनर्जी था, वो टाइम एक्सिस था, वो रेट ऑफ द रिएक्शन था, वो हाफ लाइफ था, क्या था, अगर वो आपने मेंशन नहीं किया है, दो द ग्राफ इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा ड्रॉ किया है, कोई कैंसिलेशन नहीं है, पेंसिल से ड्रॉ किया है, ग्राफ का स्टार्टिंग करेक्ट है, एंड करेक्ट है, एक्सिस एक्स और वाई लिखा है, बट एक्स और वाई पे फिजिकल पैरामीटर मेंशन नहीं किया है, लेट मी टेल यू दैट ग्राफ फॉर अस इज ऑफ नो यूज। और ये दिखने में बहुत छोटी चीज लग रही है, बट ये मिस्टेक हमने खास करके SN1 SN2, क्योंकि ऑर्गेनिक मोड में हम लोग कभी ग्राफ का लेबलिंग के बारे में सोचते नहीं है। बट जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, एग्जाम्पल SN1 SN2 में आपका जो एक्स एक्सिस होता है वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है और वाई एक्सिस होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही बार, बहुत मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइम मैंने देखा है 80% केसेस में वो लोग कभी कभार
एक्स एक्सिस तो फिर भी लेबल कर देते हैं, बट वाई एक्सिस का लेबलिंग भूल जाते हैं। मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर वो एरो बताना ही भूल जाते हैं। I hope student you are getting my point कि if you are drawing a diagram it has to be properly labeled। अच्छा डायग्राम की बात करूं तो मान लीजिए कि उसको एक 3 मार्क का क्वेश्चन आया और वहां पे डायग्राम कंपलसरी था एग्जाम्पल। तो क्या करता है स्टूडेंट, वो डायग्राम पहले आंसर पहले लिखता है, फिर उसको सडनली रियल अरे इसमें तो डायग्राम ड्रॉ करना भूल गया, तो कोने में एक छोटी सी जगह पर वो डायग्राम बनाता है। लेट मी टेल यू, डायग्राम प्रोपोर्शनेटली बड़े होने चाहिए। काफी अच्छा आधा आधा पेज भी आप डायग्राम को दोगे तो चलेगा, बट वो कोने में अगर डायग्राम करोगे उसका एकदम बोलते ना एकदम क्लमजी तरीके से उसका लेबलिंग वगैरह करोगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारी जगह पर हमने देखा, लेट्स से वाई टू स्पीक, ये बात अपनी पहले भी हुई है। लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, ये पहले भी अपनी बात हुई है। पहले आपको डेटा लिखना है, क्वेश्चन पढ़ के उसका डेटा लिखना है। डेटा के बाद आपको सोल्यूशन में ये लिखना है कि कौन सा फॉर्मूला और कौन सा लॉ। लॉ हर बार यूजफुल होगा कि नहीं पता नहीं, बट फॉर्मूला तो हर बार होगा। तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, कौन सा लॉ आप यूज कर रहे हैं। फिर उसके अंदर होता है सब्सटीट्यूशन, जो भी वैल्यूज है उसका सब्सटीट्यूशन, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन, गेटिंग द फाइनल आंसर। दिस कैलकुलेशन वाज वेरी इजी, तो लॉग यूज नहीं किया, बट अगर आपको लॉग यूज करना पड़ रहा है, आप यहां पर भी अगर लॉग कैलकुलेशन बताते हो दैट इज गुड, इनफैक्ट दैट इज बेटर। अब इसके अंदर ही लॉग कैलकुलेशन, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ दिस प्लस दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, उसका एंटी लॉग, वो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर बताओ। तो उसके बाद जो आपका फिजिकल क्वांटिटी आंसर आता है, उसका फाइनल लाइन आंसर विथ करेक्ट यूनिट अलग से जब लिखोगे, तब जाके आपको ये न्यूमेरिकल के पूरे 3 मार्क्स या 2 मार्क्स। ये रिप्रेजेंटेशन समझा, देखो ये एक्सपेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है और ये देखो ये स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है। शायद इसके साथ आप बहुत रिलेट कर सकते हो, खास करके जो एंट्रेंस के स्टूडेंट होते हैं उनको काफी मजा आता है, क्योंकि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, फाइनल आंसर कैसे आया, वो लाइनिंग बीच का डेकोरेशन सब गायब है, दिख रहा है। वो बीच का डेकोरेशन प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल, वो आपके लिए डेकोरेशन है, बट ये कंपलसरी बीच में लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस, डिवाइडिंग दिस बाय दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये लिखना जरूरी है। तो आप डायरेक्ट ऐसा स्टेप करोगे, स्टेप के मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, बट देन आप ये नहीं बोलना कि मैंने 2 मार्क का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया था या 3। मेरे हिसाब से आपने 50% न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया है, क्योंकि बाकी के स्टेप्स ही नहीं लिखे। तो फिर पेरेंट्स को क्या लगता है कि अरे बच्चे ने पूरा 70 मार्क का पेपर लिखा तो उसको 50 क्यों मिला या 30 क्यों मिला, क्योंकि पेपर उसने 50 का लिखा है, क्योंकि ये मेरे लिए इनकम्प्लीट है। तो मैं आपको शुरू करने से पहले 1 मार्क काट दूंगा। चेक करो यहाँ पर आंसर का तो यूनिट ही नहीं है, कौन सा लॉ है वो पता ही नहीं है, ये फॉर्मूला कहां से आया मालूम ही नहीं, P1 V1 का वैल्यू कहां से आया मालूम ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ऑफकोर्स क्वेश्चन नहीं लिखना है, बट दिस इज द इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली फॉर द डायग्राम, ये है आपका ये एसएचई है, ये आपका स्टैंडर्ड है। यहाँ पर देखो, अगर मैं कर्सर घुमाऊं तो चेक करो, ये साइंटिफिक टर्म्स हैं। गैस का प्रेशर, चेक करो इधर आपके H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, कैन यू सी दिस, ये कंपलसरी है कि गैस का प्रेशर, ये साइंटिफिक लेबलिंग हुआ। अगर आप इसको, अभी ये मुझे पता है लाइंस ड्रॉ करने हैं, बीकर है, सोल्यूशन है, बबल्स है, गैस है, मर्क्यूरी बताना है, कॉपर वायर बताना है, इनर्ट प्लैटिनम कॉन्टैक्ट बताना है मुझे। अब ये एक्सपेक्टेड था, और मान लो आपने ये कुछ किया, स्केल निकालने का आलस। आप लोग मेरे साथ हो, चेक करो, अगर गैस का प्रेशर तो बताया, ये सोल्यूशन किसका है वो लेबलिंग में है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने तो पूरा ड्रॉ किया था। अरे बट आपने लिखा किधर है कि वो 1 मोलर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन है। अगर ये SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड है। एंड वो जो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, जो आप देख सकते थे प्रीवियस केस में लिखा था, देखो 1 मोलर। कैन यू सी दिस? समझ में आ रहा है सबको ये छोटी छोटी चीजें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड सेक्शन, इनऑर्गेनिक। ये आप सबका मेजर डिबेट वाला सेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर आप बोलते हो सर ये बहुत रोट लर्निंग वाला है, कितना हम इसके अंदर लर्न करें, पी ब्लॉक में सर कितने सारे रिएक्शंस हैं, याद ही नहीं रहते। बट बता दूं, इनऑर्गेनिक का भले रोट लर्निंग हो, भले वो इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर हो, बट उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं या ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रिडिक्टेबल हैं। बट बिफोर दैट लेट अस सी द वेटेज। आपका ग्रुप 16, 17, 18 मतलब ऑक्सीजन फैमिली, आपका ग्रुप 17 मतलब हैलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस, ये तीनों मिला करके
6 मार्क्स आएंगे और विथ ऑप्शन वो हो जाएंगे 8। डी एंड एफ ब्लॉक हो जाएंगे 6 एंड 8। कोऑर्डिनेशन कॉमन होगा 5 एंड 7। तो टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर मान लो, ये मैं क्यों बता रहा हूं बार बार, मान लो एक स्टूडेंट है जिसने कॉल लिया कि सर अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करूं, सी मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूं, याद रखना, मैं एक अच्छे स्टूडेंट को भी ध्यान में रखते हैं, और जो अभी कॉन्फिडेंस गेन करना चाहता है, जो पढ़ाई करके कुछ डिसेंट मार्क्स लाना चाहता है, उनको भी हम कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसको पता है कि अगर मुझे इनऑर्गेनिक नहीं करना हो और उसका समय अगर मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक के प्रिपरेशन में दे दूं, तो मेरा मैक्सिमम क्या लॉस हो सकता है। मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूं, बताऊंगा, ये भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं। तो मान लो स्टूडेंट ने तीनों चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नहीं किए, ऑल 3 चैप्टर्स। व्हाट आर दोज ऑल 3 चैप्टर्स? ये आपके पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन। कितने मार्क का पेपर कंपलसरी वाले? 17 मार्क का वो पेपर नहीं लिख पाएगा। ऑफ कोर्स इससे थोड़ा ज्यादा ही लिख पाएगा, 17 मार्क पूरे माइनस नहीं होंगे, क्योंकि आपके पेपर में, याद करो, देयर आर ऑप्शंस, ये कंपलसरी नहीं है आपको अटेम्प्ट एनी 6 में आप पी ब्लॉक छोड़ भी सकते हो, आई कम बैक टू दैट। बट देन 17 मार्क का पेपर उसका चला जाएगा। चलो वर्स्ट केस 20 पकड़ते हैं, तो भी 50 मार्क का पेपर आप अच्छे से कर सकते हो। बट वापस कंडीशन अप्लाइड है ना, इनऑर्गेनिक अगर आप छोड़ रहे हो तो फिजिकल ऑर्गेनिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो 20 ये गया, 50 मार्क का पेपर लिखा प्लस 30 मार्क का प्रैक्टिकल, तो भी आप 70-75 के रेंज में स्कोर कर सकते हो। तो ऐसा प्लीज आप लोग ये जो बोलते हैं ना एक्सक्यूज देना या बार बार एक ही कंप्लेंट करना, वो काम बंद कर दो, एक्सक्यूज देना बंद कर दो। अगर आपका इनऑर्गेनिक वीक है एक्सेप्ट करो, बट देन क्या सिर्फ इनऑर्गेनिक वीक है, पता चला इनऑर्गेनिक फिजिकल भी वीक है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द प्रिपरेशन। बट स्टिल फ्रॉम माय एंड आई रियली वुड लाइक टू टेल यू समथिंग जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना ही चाहिए। एग्जाम्पल, एक चीज जो आपको पीरियोडिक टेबल के आते ही आती है, वो है पीरियोडिक ट्रेंड। कोई भी आप आपका पीरियड उठा लो या कोई भी ग्रुप उठा लो, चेक करना पीरियोडिक ट्रेंड्स आर कॉमन। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज के कम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। सो देर आर फिक्स ट्रेंड्स जो आपको हमेशा फॉलो करने होते हैं कि ऐसे ही होगा, इस तरह से होगा। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स को आप ऑप्शन में नहीं डाल सकते। यस, कमिंग बैक टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक ट्रेंड्स, उसमें भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे कि पीरियोडिक ट्रेंड्स में भी एग्जैक्टली क्या करना है। सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, सम इंपॉर्टेंट थियरी। लेट अस टॉक चैप्टर वाइज। सब लोग मेरे साथ रहना। अभी ये जो भी चीज दे रहा हूं मैं आपको, पीपीटी चाहिए तो भेज दूंगा, बट पी ब्लॉक में अगर आप इतना भी करके जाते हो तो पी ब्लॉक भले ही आपका बहुत मेजर चैप्टर, आप देख सकते हो पी ब्लॉक कैरीज द वेटेज ऑफ एज गुड एज 8 मार्क्स। 8 मार्क का वो चैप्टर है। जो मैं कह रहा हूं उतना भी अगर आप करके जाते हो, मिनिमम 3 से 5 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। एग्जाम्पल ऑलरेडी आई टोल्ड यू, पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये करना ही है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स तो आपको, मुझे लगता है कि अगर इफ यू नो पीरियोडिक टेबल ना, यू नो पीरियोडिक ट्रेंड्स। हमारे उस 3 ग्रुप में से 2 ऐसे ग्रुप हैं जिसका पहला एलिमेंट एनोमलस है। जैसे ग्रुप 16 में ऑक्सीजन एनोमलस है, ग्रुप 17 में फ्लोरीन एनोमलस है। व्हाट इज एनोमलस? उसके बिहेवियर बाकी एलिमेंट से मैच नहीं होते। अब यहां पर 6 पॉइंट है, क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा, आपको 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब 2 एलिमेंट में से हमने देखा है, यूजुअली मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि इन 2 में से एक एनोमलस बिहेवियर कभी ना कभी ऐसा पूछा जा सकता है। सो एनोमलस बिहेवियर छोड़ना, मैं मानता हूं रिएक्शंस लेंदी है, तो मैंने अभी तक आपको रिएक्शन के बारे में बोला ही नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू? The first thing that I told you is periodic trends, electronic configuration. Second, 2 एनोमलस एलिमेंट्स हैं, दोनों के एनोमलस बिहेवियर जो पॉइंट्स है 4-5, कि भाई इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है, साइज सबसे छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है, जो भी उसके जो एनोमलस है कि भाई ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये करता है, बट फ्लोरीन अलग बिहेव करता है। तो ये उसके जो डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है, वो ऑक्सीजन का हाइड्राइड वाटर, इट इज लिक्विड, बट उसके बाद आने वाला जो हाइड्राइड है वो क्या है? गैस, H2S। तो रीजन क्या है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बाकी नहीं बनाता। तो देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो लॉजिकल भी है, जो आप आराम से, ओके, दैट इज देयर। सेकेंडली, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सा एसिड्स। अब ये ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सा एसिड्स आपके सिलेबस में 2 ही एलिमेंट के हैं, सल्फर एंड हैलोजन। आपको मालूम है हैलोजन के 4 एसिड्स हैं, हाइपोहैलस एसिड, हैलस एसिड, हैलिक एसिड एंड परहैलिक एसिड। HClO4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सी बीच वाला क्लोरीन, sp3 हाइब्रिड। तो ये जो ऑक्सा एसिड है उसमें से एक स्ट्रक्चर आ सकता है, बट
उसको पूछने का तरीका अलग होगा। ऐसा नहीं आएगा कि ड्रॉ दिस, आपको क्या पूछेंगे, फाइंड आउट या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एसिड which contains sulfur, sulfur double bond and sulfur oxygen double bond as well. I hope you got my question. कितना indirect पूछेंगे या ऐसे बोलेंगे which of the draw the interhalogen या oxa acids of chlorine which has got 3 carbon अरे क्लोरीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स, मतलब ऐसा ड्रॉ करो जिसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड 3 बार आने चाहिए, तो दैट इज HClO4। तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट हो सकता है, बट इन ऑक्सो एसिड्स के ऊपर कंपलसरी एक आध क्वेश्चन आता है। तो टोटल कुछ 8-10 स्ट्रक्चर्स हैं, यू टू रिमेंबर, यू टू ड्रॉ देम। अगर हम उसके रिएक्शंस नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट हम इतना पार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मालूम होगा इंटर हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन रिएक्ट्स विद हैलोजन। कितने टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है, XX-, XX-3, XX-5 एंड XX-7। टोटल 4 इंटर हैलोजन कंपाउंड है और सबकी ज्योमेट्री, सबका हाइब्रिडाइजेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके ग्रुप 18 में वैसे ही पढ़ने के लिए बहुत कम है, बट जहां पे वो चैप्टर खत्म होता है नीचे एक टेबल है और उस टेबल में हीलियम, नियॉन और आर्गन के यूजेस दिए हैं। क्योंकि ऑलरेडी उस चैप्टर में बहुत कम, मतलब ग्रुप 18 में पढ़ाने के लिए बहुत कम है, तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि उसके एप्लीकेशन आपको पूछें, उसके यूजेस आपको पूछ सकते हैं। सो ग्रुप टी ब्लॉक के लिए, ग्रुप 16, 17, 18 के लिए इतना काम करना आप सबके लिए मैंडेटरी है। मैं मानता हूं इसके अंदर आप रिएक्शन नहीं कर रहे हो तो 3 या 4 मार्क का रिस्क ले रहे हो, पर इनके ऊपर 3-4 मार्क पॉकेट में डाल सकते हो और ये काम इजीली डूएबल, इवन इफ यू सिट फॉर 3 to 4 आवर्स, ये आपके पॉकेट में जा सकता है। आई थिंक इज दैट कन्विंसिंग कि आप ग्रुप 7 चैप्टर 7 पी ब्लॉक में एटलीस्ट इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? व्हाट डू यू फील स्टूडेंट्स? यस सर, डूएबल है? यस सर, कर सकते एक हैं। करके आपको आराम से स्कोरिंग हो सकता है। मूविंग ऑन टू ट्रांजिशन एंड इनर, इसका एक मतलब कंफर्म काइंड ऑफ क्वेश्चन जो एवरी ऑल्टरनेट ईयर आता है, कंफर्म काइंड ऑफ क्वेश्चन, वो है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि उस पूरे चैप्टर में अगर पढ़ाने के लिए कोई लॉजिकल चीज है ना, तो वो है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बट उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। डिफाइन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक अलग से क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकता है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड व्हाट आर द कॉजेस, किस वजह से होता है। तो आपको मालूम है कि भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शील्डिंग पुअर होता है, तो लेफ्ट टू राइट द लैंथेनम टू लुटेशियम द साइज डिक्रीजेस, तो उसके कॉजेस पूछ सकते हैं। और तीसरा आता है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के होने के वजह से पोस्ट लैंथेनाइड पे क्या होता है। तो जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर है आप कर सकते हो, बट दैट्स अ वेरी, आई कैन से कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट। उसके अलावा ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं पीरियोडिक ट्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हाट डू आई मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी? एटॉमिक साइज, लस्टर, कलर प्रॉपर्टी। देखना डीएनए ब्लॉक में ये आपको मिलेगा, लस्टर मिलेगा, कलर प्रॉपर्टी मिलेगा, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी मिलेगा, मेटालिक प्रॉपर्टी मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, पीरियोडिक ट्रेंड्स मिलेंगे। ये डुएबल है, आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम टू जिंक 21 to 30 ये आपको आना चाहिए। एफ ब्लॉक के लिए अगर आप एक्टिनाइड नहीं याद रख पा रहे हो, इट्स ओके, आई वुड से वो भी आना चाहिए, बट एटलीस्ट फ्रॉम लैंथेनम, लैंथेनम भले मेंबर नहीं है, पर लैंथेनम टू लुटेशियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एटॉमिक नंबर विद द सिंबल ऑफ द एलिमेंट आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में वो आता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेट्स से स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर सो एंड सो। जनरली एटॉमिक नंबर दे देते हैं, नहीं दिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि लैंथेनम सीरीज कहां से शुरू होता है, डी ब्लॉक सीरीज कहां से शुरू होता है, एटॉमिक नंबर क्या है, वो आपको आना चाहिए। द ओनली लॉजिकल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 to 3 मार्क्स इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच में कंपैरिजन किया है, कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, कुछ अलग हो रही हैं। जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनाइड्स के 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, +3 एंड +4। बट एक्टिनाइड्स में देयर इज अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट गोइंग एज हाई एज +7 और +8। तो वो क्यों होता है, उसके कंपैरिजन वगैरह दिए। और चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ, मे बी द लास्ट पैराग्राफ, जहां तक मैंने देखा है, वहां पर जहां पे एफ ब्लॉक खत्म हो रहा है, एक छोटा सा नोट ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट के बारे में दिया है। जो भी एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद आते हैं उन्हें ट्रांस यूरेनिक या पोस्ट एक्टिनॉइड्स कहा जाता है, उनके बारे में छोटी सी डिटेल वहां पर दी है। क्योंकि वो बहुत छोटी सी डिटेल है, देयर आर ब्राइट चांसेस और देयर इज अ टेंडेंसी कि स्टूडेंट मे नॉट गो थ्रू इट।
सो आई वुड एडवाइस कि प्लीज उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा. दिस इज फ्रॉम डीएनएफ ब्लॉक. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, lot many conceptual things, starting reverse, starting from the bottom. VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी. अगर आपका नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में आपने वीबीटी पढ़ा है तो वो वीबीटी यहाँ पर 100% आपको आता होगा. ऑलमोस्ट वही है. वहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर होता था, यहाँ पर एक पार्टनर इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, दूसरा पार्टनर एम्प्टी ऑर्बिटल देता है. अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन, शेप, यू नो, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, पूरा का पूरा वीबीटी, सारे पॉस्टुलेट्स आपके 11th के एनसीबी के जैसे ही है. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स मतलब could be a very famous question या very favorite question of the examiner. Classification of ligand on the basis of binding sites, classification of ligand on the basis of charge. तो bidentate, monodentate, ambidentate ये आपको आना चाहिए. वर्नर्स थियरी एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है. कॉम्प्लेक्सेस का टाइप, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्सेस, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, वो आना चाहिए. एंड सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन में जो आएगा वो है आपका आईयूपीएससी. मतलब लिख लो, अगर यहां से 1 मार्क क्वेश्चन आया, इनऑर्गेनिक का एक आईयूपीएससी आप लिख के चलो, वो आएगा ही आएगा 1 मार्क के लिए. ईएन रूल आई थिंक वेरी सिंपल. 2-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते. न्यूमेरिकल नहीं है वैसे, कि आपको कॉम्प्लेक्स लेना, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है. इतना भी करते हो, इतने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वंस अगेन वी कैन टेल यू, यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट, अगर इसका वेटेज 6 मार्क्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, यहाँ पर सॉरी 5 मार्क्स है, तो उसमें से आप 3 मार्क इतने में से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 मार्क का यहां से आपको आएगा. तो जो भी मैं इनऑर्गेनिक में बता रहा हूँ, मिनिमम उतना पार्ट प्लीज आप लोग कीजिएगा. कमिंग टू वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट. यस सर, यस सर. अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बढ़े तो सबसे मेजर, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर वाला ये सेक्शन है. यहाँ पर आप टोटल देखेंगे तो 10 से लेके 16 हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री सिलेबस में टोटल 27 मार्क्स आते हैं कंपलसरी, और 37 मार्क्स आते हैं आपके विद ऑप्शन. यहाँ पर मेरी एडवाइस, अगर कोई स्टूडेंट एचडीए कर रहा है, कंपलसरी अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन करो. या तो ये तीनों चैप्टर करो, या तो ये तीनों चैप्टर मत करो. एक करके दूसरा नहीं करना, दूसरा करके एक करना, ये गलत हो जाएगा. दीज आर वेरी मच इंटरलिंक्ड. इनफैक्ट देयर आर मेनी अर टाइम आपको क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई ए बी सी, ये टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है. तो अगर वो आया तो उसका पहला हाफ अगर हैलोजन डेरिवेटिव का है तो सेकेंड हाफ अल्कोहल फिनॉल का हो सकता है, या फर्स्ट हाफ अल्कोहल फिनॉल का तो दूसरा एल्डिहाइड, कीटोन या अमाइंस का हो सकता है. सो जो चैप्टर इंटर रिलेटेड हैं, दे हैव द लिबर्टी टू आस्क द क्वेश्चन व्हिच कैन लिंक द टू. क्योंकि आपने देखा, मैंने चैप्टर के आपकी इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही बोला कि देयर आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो. तो इस तरह से दो चैप्टर को रिलेट करते हुए एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स वो क्वेश्चंस बना सकते हैं. तो इफ यू आर स्टडिंग आपके ऑर्गेनिक का एक चैप्टर, कंपलसरी आपको ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर करने पड़ेंगे, या तो पूरा करो या तो नहीं. हाँ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड ग्रीन केमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर ऑफ कोर्स मैं मानता हूं देयर आर टू मेनी थिंग्स टू मग अप, बट जो स्टूडेंट मग अप करने में यू नो थोड़े से माहिर हैं या उनको अच्छा लगता है, उनको यहाँ पे स्कोर करना आसान होगा. यहाँ पर कॉन्सेप्ट बायोमोलिक्यूल में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट में कॉन्सेप्ट है, बट उसके बाद कॉन्सेप्ट बहुत कम है, और इन 3 चैप्टर में आप वो एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते. अगर रिक्वायरमेंट रोट लर्निंग है तो करना पड़ेगा, बट नॉट नाउ. लर्निंग वाला पार्ट जब आप उसका एग्जाम 1 बार दे रहे हो, 2 बार दे रहे हो, तब एग्जाम के पहले थोड़ा पढ़ लिया, सेकंड एग्जाम के पहले थोड़ा रिवाइज कर लिया, इस तरह से कर सकते हो. हाँ, इन 3 चैप्टर पे आप कब जाओगे, इफ यू आर वेरी गुड एट ऑर्गेनिक और आपके चारों चैप्टर ऑर्गेनिक के हो गए हैं, अभी भी टाइम बचा हुआ है, देन यू कैन थिंक अबाउट गोइंग टू बायोमोलिक्यूल. बट पता चला मेजर चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन 8 मार्क का चैप्टर पेंडिंग है, और आप बायोमोलिक्यूल को रट्टा मारने में लगे हो या पॉलीमर को रट्टा मारने में लगे हो. इन दैट केस इवन दिस वे ऑफ प्रिपरेशन विल नॉट हेल्प यू. आई होप यू अंडरस्टैंड. इस पर कभी जंप करना है व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ओनली यू शुड जंप हियर. मूविंग ऑन टू ऑर्गेनिक में मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए. आई एम गुड एट ऑर्गेनिक, तो मुझे पढ़ने का मेरा तरीका क्या होना चाहिए. कुछ स्टूडेंट्स को मैंने हमेशा देखा है, बोलते हैं सर मेरा ऑर्गेनिक हो गया है, और मैं बोलता तुझे हो गया, चले काम कर, बता एचडी में टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितना है. अच्छा वो सर वो तो रिवाइज करना पड़ेगा. अच्छा चल उसमें बता अल्काइल हैलाइड के टोटल रिएक्शंस कितने हैं, तो सर वो तो रिवाइज. तो इसका मतलब आप ऑर्गेनिक में प्रिपेयर नहीं हो. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल हर एक
फंक्शनल ग्रुप के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कितने हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस कितने हैं, इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस कितने हैं, मैकेनिज्म्स हमारे सिलेबस में कितने हैं। तो लेट अस सी वन बाय वन। सो ये पूरा टेबल जो आपके सामने दिख रहा है, ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सामने है। एग्जाम्पल, हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड मेथड मिला करके देयर आर टोटल 9 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ऐड किया जाए तो देयर आर टोटल 18 रिएक्शंस व्हिच इंक्लूड रिएक्शंस ऑफ बोथ alkyl halide and aryl halide. So there are total of 27 reactions in HDA. Alcohols में total there are 6 method of preparation, 10 chemical properties यानी कि 10 उसके reactions होंगे alcohol के, जिसमें CO bond fission, OH bond fission दोनों टाइप के reactions आते हैं। फिनॉल के 4 method of preparation आपके सिलेबस में है और रिएक्शन में एसिडिटी, एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक सबसे मिला करके टोटल there are 11 total reactions, यानी total is method of preparation this is 15. Ethers is the smallest part. There are just 2 methods of preparation. One is Williamson's and other is continuous etherification. 2 ही method of preparation है और total 9 reactions हैं। Ether के 9 reactions हैं, total 11 हुए। Aldehyde और ketone के method of preparation साथ में दिए हुए हैं और इनके total methods हैं 10। Highest number of reactions in the entire organic chemistry, यहाँ पर आपको मिलेगा 21 types of reaction, total 31 होता है। Carboxylic acid is relatively a smaller one, 8 methods of preparation and 10 reactions. Amines again is a very small, 6 methods of preparation and 16 total आपके chemical properties 22. Biomolecule में सिर्फ ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज के 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, लैब स्केल, कमर्शियल 2 मेथड और उसके 6 रिएक्शंस हैं हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर। तो बायोमोलिक्यूल में 8। पॉलीमर्स में टोटल नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6 का, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ऐसे सारे अगर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐड करूं तो देयर आर 15 रिएक्शंस ऑफ प्रिपेयरिंग पॉलीमर्स, जिसमें आपका रबर भी आ गया, जिसके अंदर आपका वो तो है ना बेकेलाइट का भी है, बट वो बेकेलाइट शायद डिलीटेड पोर्शन में जा रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल देयर आर 62 रिएक्शंस अंडर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड देयर आर 100 reactions under chemical property, which makes the total as 163. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप बोल बोल के लिख के करो, लिखना तो है, रीड तो कर ही नहीं सकते, बोल बोल के लिख के उसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी एक रिएक्शन 2 से 3 मिनट लेता है। तो अगर मान लो मैं इसको 200 रिएक्शन भी कर दूं और 3 मिनट भी पकड़ूं, 3 मिनट एक रिएक्शन और 200 रिएक्शन, मतलब आपको 600 मिनट प्रिपेयर करना है। 600 मिनट्स डिवाइड बाय 60, 10 घंटे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे देते हो तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, जिसके अंदर से 12 से 14 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी थोड़ा थियरी आता है। 12-14 मार्क्स रिएक्शन आपको सिर्फ 10 आवर्स की पढ़ाई करके आ सकते हैं। बट पढ़ाई करने से पहले ये पता तो हो कि टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कितने, टोटल केमिकल रिएक्शन है कितने। हमें ये पता ही नहीं होता। अगर एचडी है तो भाई कितने मेथड्स हैं, अल्कोहल के 6 तो कौन से 6 हैं, वो 6 रॉ मटेरियल कौन से हैं, फिनॉल के 4 रॉ मटेरियल कौन से हैं, ये सब आपको बायट होगा, तब जाके आप इसके अंदर स्कोर कर पाओगे। थोड़ी सी मेहनत मैंने भी आपके लिए की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स कहां पर डिडक्ट होते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि अगर मुझे बोला है प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, तो स्टूडेंट को लगता है ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। बट बता दो, वो क्वेश्चन 1 मार्क का हो या 2 मार्क का हो, इसमें स्टेटमेंट इज कंपलसरी। अगर वो थियरी क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा कि इथाइल ब्रोमाइड व्हेन बॉइल्ड विद एक्वियस KOH इट गिव्स इथाइल अल्कोहल, दैट स्टेटमेंट कैरीज द मार्क्स। मैं रिपीट करता हूं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में स्टेटमेंट इज कंपलसरी। अगर आप मैकेनिज्म लिख रहे हो, बहुत ही लिमिटेड मैकेनिज्म आपके सिलेबस में, तो वो जो एरो होता है ना, अटैक बताता है कि ये अटैक यहां पर कर रहा है, वो एरो का मार्क्स होता है। नॉट ओनली वो एरो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो आप रिवर्सिबल एरो बताते हो, स्लो स्टेप कौन सा है, फास्ट स्टेप कौन सा है, वो इंडिकेट करते हो, दैट ऑल्सो कैरीज द मार्क्स। अगर आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो, स्टूडेंट आके बोलता है सर ये देखो ना मैंने रिएक्शन लिखा है, मेरा पूरा रिएक्शन राइट है, पता नहीं क्यों आधा मार्क 1 मार्क काट लिया, तो बता दो उस रिएक्शन में नेम ऑफ रिएक्टेंट, नेम ऑफ प्रोडक्ट राइटिंग इज कंपलसरी।
अगर वहां पे कोई भी नाम उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप IUPAC फॉलो करो। बट अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल, अब इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है तो आपको रिएक्टेंट का भी कॉमन नेम लिखना पड़ेगा। बट उन्होंने बोला है प्रिपेयर इथेनॉल तो आपको रिएक्टेंट का भी क्या लिखना पड़ेगा, IUPAC। बट अगर क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जहां पर कॉमन नेम भी नहीं बोला है, IUPAC भी नहीं बोला है, उस केस में IUPAC नेम इज मोर रेकमेंडेड। जहां पर कोई भी नाम नहीं दिया है, IUPAC रेकमेंडेड। वापस स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। सर मैंने ना क्लोरोबेंजीन में NaOH डाला और फिनॉल बनाया, क्लोरोबेंजीन में NaOH डाला, फिनॉल बनाया, बराबर था सर, बैलेंसिंग भी था, मुझे उन्होंने 0 दिया। तो बता दो क्लोरोबेंजीन में NaOH डाल के अगर आप फिनॉल बना रहे हो, डोस प्रोसेस में याद करो 623 डिग्री का हीटिंग होता है, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो अगर आपने वो एरो पे लिखा ही नहीं, मतलब आपका ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो गया, मतलब आपने नोबेल प्राइज विनिंग काम किया, आपके लिए वो रिएक्शन राइट है, बट साइंटिफिकली वो रिएक्शन गलत है। तो आपके एरो पे प्रॉपर कैटलिस्ट, प्रॉपर सॉल्वेंट इफ इट इज देयर, टेम्परेचर इफ इट इज मेंशन, प्रेशर इफ इट इज मेंशन, ये लिखना कंपलसरी है। अगर उस एरो पे वो टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशंस नहीं लिखे हैं, हमारे लिए वो क्वेश्चन सिर्फ 50% करेक्ट है, 50% इनकरेक्ट। इनफैक्ट कुछ जगह पर तो आपको पता होगा टेम्परेचर चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज होता है, तो अगर आपने टेम्परेचर लिखा ही नहीं है तो वो रिएक्शन को हम 0 भी दे सकते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाली कॉमन मिस्टेक लिस्ट डाउन करता हूं। रिएक्शन पूरा होता है, या तो नेम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट भूल जाते हैं, या तो बैलेंसिंग भूल जाते हैं, या तो स्टेटमेंट भूल जाते हैं, या तो एरो पे कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर भूल जाते हैं। और अगर वो रिएक्शन लिख रहे हैं तो अटैक का जो एरो होता है मैकेनिज्म में, वो बताना भूलते हैं। तो ऑर्गेनिक में अगर आपको एकदम परफेक्शन पे जाना है, इन पॉइंट्स के ऊपर आपको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। ये देखो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें स्टूडेंट रिएक्शन को कंप्लीट तो कर देते हैं, बट ऐसे केस में एक रूल है, बोर्ड का रूल है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, बोर्ड का रूल है कि मान लो आपने ये रिएक्शन कंप्लीट किया, जैसे बेंजाइल ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक KCN डाला तो बेंजाइल साइनाइड बनेगा, उसमें सोडियम और इथेनॉल डाला, रिडक्शन होगा, अब वो जो साइनाइड था वो प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। आपने A और B लिखा, अब वो A और B को अलग से रिएक्शन खत्म होने के बाद नीचे अलग से आपको लिखना पड़ेगा। A इज दिस, स्ट्रक्चर ये है, नाम ये है, B स्ट्रक्चर ये है, नाम ये है, अलग से लिखने के बाद ही आपको इस क्वेश्चन का पूरा, मान लो आइडेंटिफाई A और B का आपको 2 मार्क था, आपने रिएक्शन कंप्लीट किया, बट A और B को लिखा ही नहीं, आपको 1 ही मार्क मिलेगा, क्योंकि आपने क्या लिखा, कंप्लीट एंड आइडेंटिफाई A एंड B। तो आपने कंप्लीट तो किया, बट A और B को आइडेंटिफाई करके लिखा ही नहीं ना। भाई तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो, ये JEE नीट में हम ध्यान नहीं देते हैं, बट दिस इज नीडेड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। स्टूडेंट्स, आर यू ऑल विथ मी? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन में A और B सेपरेटली नीचे लिखना पड़ेगा, सो बी केयरफुल। ओके, अब सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब चैप्टर के लिए 1 या 2 मार्क के लिए जो चीज कंपलसरी आपको आनी चाहिए, जो आप लोग इग्नोर करते हो बट इस पे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी चैप्टर शुरू हो तो पहले होता है क्लासिफिकेशन, मोनो एलोजन, डाई एलोजन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसा क्लासिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर होता है, कॉमन एंड IUPAC, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर होगा IUPAC कॉमन नेम लिखना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हर फंक्शनल ग्रुप का एक ज्योमेट्री है, जैसे कार्बोनिल sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनार है, 120 डिग्री है, हर फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर आपके टेक्स्ट बुक में है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, खास करके कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी उनके फेवरेट होते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी 2 मार्क का शॉर्ट नोट, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। यूजेस, जहां पर वो चैप्टर खत्म होता है वहां पर देखना आपको यूजेस मिलते हैं, तो आप लोग पूरे ऑर्गेनिक में स्ट्रांग हो, पर मान लो आपने यूजेस उस चैप्टर के छोड़ दिए, आपका नसीब खराब था, उस चैप्टर से यूजेस ही आए, तो बहुत पछताओगे। तो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में इतना चीज करना आपके लिए कंपलसरी होगा। टोटल कितने नेम रिएक्शंस हैं सर? तो मैंने चैप्टर वाइज यहां पर पूरा लिस्ट बना दिया। नेम रिएक्शन, व्हाट आर नेम रिएक्शन? जो किसी साइंटिस्ट के नाम से आते हैं। एग्जांपल HDA में ग्रूज मेथड, वो अल्कोहल टू अल्कोहल, अभी ये सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बता रहा हूँ, डार्जेंस, मार्कोनिकॉफ रूल, फिल्केल्सिन, श्वार्ट्ज, सेटजेव, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वर्ड्स फिटिक टुगेदर, देन वी हैव फ्रिडलक्राफ्ट, ये नेम रिएक्शन आपके HDA में आते हैं। टोटल वर 11। अल्कोहल फिनॉल में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इट्स नॉट अ नेम बट इट्स अ वेरी फेमस,
डोस प्रोसेस, डायazotization, लुकस रिएजेंट, कोल्ब रिएक्शन, रिमल्टीमन, विलियमसन्स, फ्रिडलक्राफ्ट, ये नेम रिएक्शन आपके अल्कोहल फिनॉल में आते हैं। नेम रिएक्शंस आप देखना पास्ट ईयर के पेपर उठा के उनके फेवरेट होता है, क्या बोलेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोजेनमैन। अब स्टूडेंट सोचते बैठ गया, क्यों, उसको मालूम ही नहीं है रोजेनमैन इज कन्वर्जन ऑफ व्हाट टू व्हाट। सो रोजेनमैन इज कन्वर्जन ऑफ असाइल क्लोराइड टू अल्डिहाइड यूजिंग लिंडलास कैटलिस्ट। स्टीफेंस, अब उसको मालूम ही नहीं है, स्टीफेंस इज कन्वर्जन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल reduction to imine, partial reduction to imine using stannous chloride and dilute HCl, then hydrolysis to give primary, to give aldehyde। तो ये उसको आना चाहिए। तो जैसे आप कोई नेम रिएक्शन पढ़ते हो, उसका कन्वर्जन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम और उसका रिएजेंट तुरंत याद आना चाहिए। गैटरमैन कोच, बोलो क्या ये, बेंजीन टू फॉर्मल्डिहाइड। फ्रिडलक्राफ्ट तो चलो अलग अलग जगह पे आता है। हेलोफॉर्म, कन्वर्जन ऑफ मिथाइल कीटोन टू हेलोफॉर्म। अल्डोल, aldehyde ketone with alpha hydrogen atom into alpha beta unsaturated aldehyde or ketone। Canizaro, aldehydes without alpha hydrogen atom to alcohol and acid। तो जैसे नेम रिएक्शन आपके सामने आया, उसका कन्वर्जन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्लस उसका रिएजेंट आपको बाय हार्ट होना चाहिए। जैसे क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर, aldehyde ketone का कंप्लीट रिडक्शन इनटू अल्केन्स। तो टोटल नेम रिएक्शन इन aldehyde ketone आर 11। अमाइंस की अगर बात करूं तो अमाइंस के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर जो भाई साहब 100% छाए हुए हैं वो है हॉफमैन। आपको हॉफमैन बहुत ज्यादा मिलेगा, जैसे हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, हॉफमैन्स एलिमिनेशन, हॉफमैन्स कार्बाइलमेंटाइज। उसके अलावा जो नेम रिएक्शन है वो है मेंडियस, गैब्रियल थैलिमाइड, सैंडमेयर्स, गैटरमन्स, ये रिएक्शन है। हमारे डिलीटेड पोर्शन में भी एक छोटा सा हंसी वाली बात है, सैंडमेयर रिएक्शन उन्होंने एचडीए के अंदर बोला है कि नहीं, वो हेलोअरीन में, बट सैंडमेयर रिएक्शन अमाइंस के अंदर फिर से बोला कि है। तो आप वहां डिलीट है तो यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पर मैंने उसको रखा हुआ है। तो इतने नेम रिएक्शन आपके अमाइंस के अंदर होते हैं। मूविंग ऑन टू, हमारे सिलेबस में टोटल मैकेनिज्म्स कितने हैं, तो हमारे मैकेनिज्म्स हैं सिर्फ 3। पूरे सिलेबस में सिर्फ 3 मैकेनिज्म्स हैं। व्हाट आर दोस, SN1 SN2 पेज नंबर के साथ दिया है। एंड अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑन अल्डिहाइड कीटोन। जो आप वो बनाते थे ना, इमाइन बनाते थे, हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, फिनालाडाजोन, उसका मैकेनिज्म टेक्स्ट बुक में है। तो टेक्स्ट बुक में मैकेनिज्म के नाम पे सिर्फ 3 मैकेनिज्म है। और जब मैकेनिज्म 3 ही है और अगर उनको मैकेनिज्म पूछना है, सो ऑब्वियस सी बात है इन 3 में से एक आ सकता है। तो नेम रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, ये एग्जामिनर का हॉटकेट को हॉट ऐसा लाइकलीहुड होता कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं और स्टूडेंट को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछूं, सो दैट उसको अगर रिएजेंट याद दिएगा तो भी गड़बड़ होगा। सो प्लीज इतने मेहनत करके पेज नंबर के साथ मैंने यहाँ पर नेम रिएक्शंस दिए हैं, ये सारे नेम रिएक्शन आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, मार्क्स सिक्योर करना और भी आसान हो जाएगा। सेकेंड अप्रोच, कोई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक में रिलेशन हो या ना हो मैं उसको कर लेता हूं, तो मेरे लिए सर इसका कोई मायने नहीं रखता, बट आप ना सर मुझे छोटे चैप्टर बता दो जिसको मैं एकदम लर्न बाय हार्ट करके कर लूंगा। तो अब हम चैप्टर को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट, मॉडरेट एंड लेंथी। तो शॉर्ट चैप्टर में जो करीबन 6 से 8 पेज में खत्म होने वाले चैप्टर्स, अब यहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं होगा। सो सबसे छोटे चैप्टर जो हमारे सिलेबस में वो है आयनिक इक्विलिब्रिया, अमाइंस, पॉलीमर्स एंड ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री, ये सबसे छोटे चैप्टर है। अगर एक स्टूडेंट लर्न करने में बहुत अच्छा है, छोटे चैप्टर अगर वो अभी से कर सकता है तो भी वो 18 मार्क का पेपर लिख सकता है। 18 मार्क छोटे चैप्टर का प्रिपरेशन प्लस 30 मार्क प्रैक्टिकल, पास तो हो जाएंगे। मैं पास होने वाला बता रहा हूँ, ऑफकोर्स अगर आपका प्रिपरेशन ज्यादा हुआ तो हम इससे ज्यादा ही करेंगे। सो छोटे चैप्टर्स का वेटेज 18 मार्क्स आता है। मॉडरेट चैप्टर में आते हैं जो 10 से 12 पेज या 12 से 14 पेज के होंगे। सोल्यूशन कॉलिगेटिव, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, कोऑर्डिनेशन, एपीई एंड बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल वैसे छोटा है वेटेज, पर उसके नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए मैंने उसको मॉडरेट चैप्टर में रखा हुआ है। तो अगर आप मॉडरेट चैप्टर कर लेते हो तो उसका टोटल जो वेटेज है विथ ऑप्शन इज 37 मार्क्स। तो सोचो अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं काम करता सिर्फ मॉडरेट चैप्टर के ऊपर हाथ धो के पड़ जाता, तो सबको खत्म कर देता हूं, तो 37 थियरी में आएगा प्लस 30 मार्क प्रैक्टिकल। तो आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हो, बट ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं हुआ क्योंकि आप ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के साथ फिजिकल भी पढ़ रहे हो। बट यस, किसी को लेंथ वाइज अप्रोच चाहिए था तो वो भी दे सकता हूँ।
लेंदी चैप्टर्स में जिसके नंबर ऑफ पेजेस 18, 20, 22, 25 पेजेस भी हो सकते हैं, वो है सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक, हैलोजन डेरिवेटिव एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये लेंदी चैप्टर में आते हैं। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप केमिस्ट्री के लिंकेज के हिसाब से जाओ, या तो फिर आप चैप्टर के लेंथ के हिसाब से जाओ, वॉट एवर वे यू आर कंफर्टेबल। थियरी एग्जाम के अंदर और जो आपको चीजों पे ध्यान देना है, ये हमने आपको बार बार कहा है, जस्ट अ रिमाइंडर अगेन, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन एंड फ्रॉम वेयर टू बिगिन, ये बार बार कहा है। आपका पेपर 70 मार्क का होगा, 180 मिनट आपको मिलेंगे, तो 1 मार्क को आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट्स जो दे सकते हैं वो है 2 मिनट्स एंड 57 सेकेंड्स। 57 सेकेंड्स तो मतलब ऑलमोस्ट है ना, सॉरी 2.57 मतलब 2.5 मिनट हुआ, मतलब एक क्वेश्चन को आप 2.5 मिनट दे सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट सेकंड के हिसाब से नहीं है, डेसिमल के हिसाब से 2.5 मिनट 1 मार्क को। अब कुछ क्वेश्चन लेंदी होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, ये मैंने बार बार कहा है। आपका सबसे बड़ा टाइम सेविंग होगा सेक्शन ए, जहां पर होते हैं एमसीक्यू, जहां पर क्वेश्चन लिखना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन विथ करेक्ट ऑप्शन नंबर अगर आप लिख देते हो आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा, तो वहां पर टाइम बचता है। बट आई एग्री, लॉग कैलकुलेशन करने में, शॉर्ट नोट लिखने में, डायग्राम ड्रॉ करके लेबल करने में 1 मार्क को 2.5 मिनट कम पड़ सकता है। 3 मार्क का अगर एक लेंदी न्यूमेरिकल आए, आइडियली 7.5 मिनट में होना चाहिए, बट वो नहीं होता है। सीधी सी बात, तो 10 मिनट भी लेगा, 12 मिनट भी लेगा, तो ये टाइम आप कहां से बचाओगे? आपके 1 मार्क क्वेश्चन, यानी कि आपके एमसीक्यूज और आपके शॉर्ट आंसर कितने आते हैं टोटल मालूम है? देयर आर 18 सच क्वेश्चंस, 1 लाइनर एंड 10। अब मुझे बता एमसीक्यू लिखने के लिए कितना मिनट लगेगा? अगर आपको एमसीक्यू आता है, सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, कैन वी कंसिडर 30 सेकेंड्स, लेट्स से 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेगा, तो हर क्वेश्चन में 1.5 मिनट बचेगा। ऐसे आप 10 क्वेश्चन में बचा रहे हो, करीबन करीबन 15 से 20 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा होंगे, और वो टाइम आप कहां पे यूज कर सकते हो? आपके लेंदी आंसर में। बट अगर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, ऐसा एफएसडी के लिए लिख रहे हो, तो पहले आराम से एकदम मस्त, एकदम अच्छा हैंडराइटिंग, और लास्ट क्लास में हैंडराइटिंग एकदम गंदा होगा, रिप्रेजेंटेशन गंदा होगा, और प्रॉब्लम आ सकते हैं। As far as presentation is concerned, see to it whenever you write is spacious. आपने ऑलरेडी सप्लीमेंट्स के पैसे भर दिए हैं, आप वहां पर 5 सप्लीमेंट लो या 10 सप्लीमेंट लो या 100 सप्लीमेंट लो, वहां से अलग से पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो जब आपको लगता है कि एक गैप आया, कोई नया लॉ आया, क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन आया, इक्वेशन के बाद स्टेटमेंट आया, प्लीज सी टू इट दैट यू लीव एटलीस्ट वन लाइन, सो इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी नीट। तो पेपर करेक्टर को पेपर करेक्ट करने का मजा आएगा। जब आप डायग्राम ड्रॉ करो, मैंने बोला बहुत बड़ा ड्रॉ करो, पेपर करेक्टर को देखना आसान होगा, आपको आपकी हैंडराइटिंग पढ़ना आसान होता है। बट जब एक पेपर करेक्टर 400-500 पेपर करेक्ट करता है, अलग अलग हैंडराइटिंग, कोई क्लमजी, कोई गंदा लिख रहा है, कोई एकदम गिचमिट करके लिख रहा है, तो वो पेपर करेक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टू रीड ऑल द हैंडराइटिंग, और उसमें भी आप क्लमजी लिख रहे हो, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर भी मार्क्स काट सकता है। तो सी टू इट कि you are leaving enough space, making representation very nice, wide, broad and easy to read and pleasant to eyes. पेपर करेक्टर की आंखों को वो अच्छा लगना चाहिए, तो आप अच्छे से उसको ड्रॉ करो, अच्छे से उसको लिखो। From where to start? I think already I have given this answer. 90% स्टूडेंट मुझे लग रहा है वो फॉलो कर रहे हैं। If not, then please do follow this. Start your paper from section D, क्योंकि 4 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, काफी लेंदी क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। आपका फ्रेश होना, आपके हाथ का नहीं दुखना, और आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना, इट्स द कंपल्शन। तो जब आप सेक्शन डी से शुरू करते हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, आप भी फ्रेश हो, प्रेजेंटेशन भी अच्छा जाएगा, हाथ भी नहीं दुखेगा, तो आपका सेक्शन डी पहले खत्म होगा, फिर आप शॉर्ट आंसर्स पे, फिर वेरी शॉर्ट पे जाओगे। भगवान ना करे, बट मान लो लास्ट के 10 मिनट में, लास्ट के 10 मिनट में मान लो आपका पूरा सेक्शन ए 18 मार्क का पेपर बाकी है, 10 मिनट बाकी है, तो भी पेपर कंप्लीट होगा, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने मालूम है? 10 वर्ड्स और 8 लाइन लिखने हैं। कौन से 10 वर्ड्स? एमसीक्यू का आंसर वर्ड ही होगा ना, क्वेश्चन नंबर तो लिखना नहीं। तो 10 वर्ड्स और 8 लाइन लिखने के लिए मुझे लगता है 10 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। आपने सेक्शन ए से शुरू किया, डी पे आए, और आपका सेक्शन डी कितने मार्क वाले क्वेश्चन है? 4 मार्क वाले, और 3 क्वेश्चन आपको लेट से लिखने हैं। 12 मार्क का पेपर बाकी है, 10 मिनट बाकी है,
अब ये पेपर कंप्लीट नहीं होगा, भले 12 मार्क का है, बट क्योंकि वो 4 आंसर आपको एकदम बड़े चढ़े ऐसे बड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम लिख के ड्रॉ करके न्यूमेरिकल तो सॉल्व करके करना है, उतना समय नहीं होगा. So you have to always solve your paper in the reverse order. What is the reverse order? Start from section D. I hope student this is convincing for you कि आप section D से शुरू करो तो आपका पेपर कंप्लीट होने का बहुत ज्यादा चांस होता है. Bye everyone. Bye. Thank you, sir.